ठीक है। तो देखो नेक्स्ट फाइलम जो हम लोग करने वाले हैं वो है टीनोफोरा, है ना। तो आ जाते हैं सबसे पहले टीनोफोरा में। फाइलम थर्ड, टीनोफोरा, और हम इसे बोलते हैं कॉम जेल या सी वॉलनट। जेली और सी वॉलनट, कॉम जेली और सी वॉलनट। देखो भाई, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोब्रोंकिया। तो प्लूरोब्रोंकिया इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। प्लूरोब्रोंकिया इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। इन्हीं को वॉलनट बोलते हैं, इन्हीं को सी वॉलनट बोलते हैं, और इन्हीं को कॉम जेली बोलते हैं। कॉम जेली बोलने के पीछे रीजन क्या होता है कि इसमें जो आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं इनको हम कॉम प्लेट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड कॉम प्लेट। इनको हम कॉम प्लेट बोलते हैं। ये इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें फ्लैजिला है। कॉम प्लेट जो होती है इनमें सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपको नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है इसका मुंह है, दिस इज माउथ। और ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये आपको एनल पोर है इसका, दिस इज एनल पोर। और ये यहाँ से जहां से ये निकले हुए हैं फ्लैजिला, इनको हम लोग लेटरल पिट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनके फ्लैजिला हैं टेंटिकल्स की तरह फंक्शन करते हैं, हालांकि फ्लैजिला नहीं, इनको टेंटिकल्स ही बोलेंगे। और चलिए मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज एनल पोर। तो एनल पोर इसमें ऊपर होता है, एनल पोर। ये कॉम्प्लेट्स होती हैं, दे आर कॉम्प्लेट्स। और ये सिलिएटेड होती हैं। ये कॉम्प्लेट की वजह से ही हम इन्हें कॉम जेलीज बोलते हैं। ये निडेरियंस की तरह सेंसिटिव टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स। और ये इसका हो गया माउथ, हो गया माउथ पार्ट। और ये लेटरल पिट हो गया। तो एनस और माउथ पूरा है, मतलब कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसका है, डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो कंप्लीट है। और ये लेटरल। अच्छा, एक बात और है कि इनमें टीनोफोरा में टेंटिकल्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ था कि हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म में दो तरह की सिमेट्री पाई, तीन तरह की सिमेट्री पाई, या तो एसिमेट्रिकल होता है, या रेडियल होता है, या सर्कुलर होता है, और स्पेरिकल होता है, या बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसमें टीनोफोरा में जो सिमेट्री होती है उस सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बाइरेडियल। सो दे हैव बाइरेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल प्लस रेडियल, इसका ये मतलब होता है। तो इनमें दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए इसको बाइरेडियल बोलते हैं, बाइलेटरल और प्लस रेडियल। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में टेंटिकल्स हैं तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, इफ टेंटिकल प्रेजेंट। तो अगर टेंटिकल प्रेजेंट है तो ये आप साफ साफ दिखाई दे रहा है बाइलेटरल होगा। और अगर टेंटिकल नहीं है, नो टेंटिकल, अगर टेंटिकल नहीं है तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। अगर हम टेंटिकल को काउंट करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री हो गई। टेंटिकल को नहीं काउंट करते, सिर्फ कॉम्प्लेट्स को काउंट करते हैं, तो रेडियल सिमेट्री हो गई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्लूरोब्रोंकिया में, या फिर हम ये कहते हैं कि जो टिनोफोरा ये आपके होते हैं, टिनोफोरा होते हैं, इनमें बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। डाइजेस्टिव कैनाल आप देख पा रहे हैं कंप्लीट है, ठीक है। और ओशंस में मेनली ये पाए जाते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम इनमें थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं जो सेंसरी सेल्स होती हैं टेंटिकल में,
ये नर्वस सेल्स की तरह काम करते हैं। और कॉम्प्लेट जो होती है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है, इनको स्विम करने में हेल्प करती हैं, है ना। ठीक है, चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो मतलब ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड में नहीं पाए जाते। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। नेक्स्ट पॉइंट, they feed on they feed on phytoplankton. They feed on phytoplankton and swim with the help of cilia and swim with the help of cilia. They have, next point है, they have property of they have property of bioluminescence. They have property of bioluminescence, that is property to property to emit light. तो क्या होता है, लाइट को इमिट करने का काम करते हैं। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज प्रॉपर्टी टू emit light, that is property to emit light. Next point, they have biradial symmetry. They have biradial symmetry. नेक्स्ट, अभी मैंने बायरेडियल सिमेट्री आपको एक्सप्लेन कर दी, कैसे बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट, द बॉडी इज organized the body is organized at tissue level. The body is organized at tissue level. Next point, they are diploblastic. They are diploblastic. So they are Diploblastic. Next, tentacles, underline करेंगे point, tentacles may or may not present. 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 Next point, body wall consists of अब देखो ये डिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें भी 3 लेयर पाई जाएंगी। बाहर हो जाएगी एपिडर्मिस, नेक्स्ट हो जाएगी सबसे अंदर वाली इनर, तो आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और डिप्लोब्लास्टिक है तो मीजोग्लोइया पाई जाएगी बीच में। आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड मिडिल मीजोग्लोइया and middle
mesoglea. And middle mesoglea. Next point. अब नेक्स्ट इनमें लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए लोकोमोशन इनमें ये कॉम प्लेट पाई जाती हैं, 8 कॉम प्लेट्स होती हैं, तो इनके नंबर होते हैं 8, है ना। इनमें सीलिया पाई जाती हैं, इनमें वाटर फ्लो होता है और वाटर फ्लो होने से एक तरफ से वाटर आता है दूसरी तरफ से निकलता है। ये सीलिया वाटर के फ्लो को मेंटेन रखती हैं जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं। तो नोट करेंगे लोकोमोशन टेक्स प्लेस locomotion takes place through comb-like 8 ciliary plate, 8 ciliary plate present on the body. Comb-like 8 ciliary plate present on the body. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, since there are माउथ एंड एनल पोर, मैंने आपको बताया दोनों चीज मौजूद है, इसका मतलब कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। तो सिंस देयर आर माउथ एंड एनल पोर, since there are mouth and anal pore, hence digestive tract is complete. अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे डाइजेशन दोनों तरह से होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, बॉडी के सेल्स के बाहर एंजाइम रिलीज होते हैं, वहीं पे डाइजेस्ट होने के बाद और न्यूट्रिशन अंदर ले लिया जाता है। इंट्रासेलुलर जैसे कि अमीबा वगैरह करते हैं, तो इनमें दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है। इसके पहले हमने देखा कि जो निडेरियंस थे उनमें भी दोनों तरह का डाइजेशन मौजूद था। तो नोट करेंगे द डाइजेशन इज intracellular as well as the digestion is intracellular as well as extracellular. Next point, अब एज सच कोई नर्व सेल ब्रेन जैसा कोई डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। जैसे कि हमने देखा निडेरियंस में टेंटिकल्स पाई जाती हैं, उनमें नीडोब्लास्ट सेल्स मौजूद हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स में कुछ फ्लैजिला मौजूद थे जो सेंसरी सेल्स की तरह फंक्शन करते थे, तो हम उनको नर्वस सिस्टम नहीं कह सकते, न्यूरॉन्स वहां पे मौजूद थे। तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स छोटे छोटे न्यूरॉन्स के फॉर्म में मौजूद था। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, उनमें भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ही था। छोटे छोटे कहीं कहीं पे न्यूरॉन्स का पड़ा होना, न्यूरॉन्स का लगा होना, वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो इनमें भी वही कंडीशन पाई जाती है। तो नोट करेंगे दे हैव diffused they have diffused nervous system like cnidarians. They have diffused nervous system like cnidarians. Next, reproduction. They are hermaphrodite or bisexual. They are hermaphrodite or bisexual.
फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल। Fertilization is generally asexual. Fertilization is generally external. Next point. Asexual reproduction. Asexual reproduction is not present. ये और ये इसका जो एग्जांपल है प्लूरोब्रोंकिया, इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रोंकिया वगैरह, इसका एग्जांपल है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम मेंबर्स पाए जाते हैं इसके, इट्स नॉट वेरी बिग फाइलम, राइट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम लोग बोलते हैं फाइलम ऑफ फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का फाइलम होता है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं फ्लैटवर्म मतलब जैसे कि इंची टेप होता है जिससे हम लोग नापते हैं, मेजर करने के लिए जो इंची टेप आता है, बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। और फ्लैट होती है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी लीव्स की तरह फ्लैट होती है, इसीलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं, राइट। तो इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो टेपवर्म ही है, बचपन से आपने पढ़ा होगा। अब देखिए फ्लैटवर्म प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म। अब देखो फ्लैटवर्म में इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं हुकवर्म। ये जो हुकवर्म है ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इसी को हम लोग टेपवर्म इसी को बोलते हैं। इनफैक्ट आप इसको टेपवर्म एक्सक्लूसिवली लिखो, टेपवर्म, टेपवर्म। अब देखो इसकी खास बात क्या होती है, ये 7 मीटर तक लंबा हो सकता है, मे बी अप टू 7 मीटर। ये 7 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। ये करता क्या है, इसके ये जो ऊपर इसका मुंह है, इसको हम लोग रोस्ट्रम कहते हैं। यहाँ से कुछ हुक निकले होते हैं। ये अपने हुक्स को क्या करता है, सपोज दैट ये किसी ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, ये एक ह्यूमन इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद ये करता क्या है कि इस तरह से ये इसका मुंह हो गया, ये इसकी फ्लैट बॉडी हो गई, ये हुक्स को यहाँ पे ऐसे फंसा देता है इंटेस्टाइन की वॉल पे, और हुक्स को फंसाने के बाद यहीं पे लगा रहता है जिससे कि ये वहां से निकलने ना पाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें शक्कर पाए जाते हैं। तो शक्कर के थ्रू क्या करता है, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेता जाता है। इसकी कुछ खासियत है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम नोट करवा देंगे पॉइंट। अब इसकी और खासियत क्या है, इट डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। अब क्यों भाई डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं होता है? सब एनिमल में तो होता है, भले ही वो एनल पोर पाया जाए ना पाया जाए, तो सब में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों नहीं पाई जाती, वो सिस्टम मौजूद क्यों नहीं? रीजन ये होता है कि ये पाया जाता है ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हम आप खुद ही डाइजेस्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, इसको जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको खुद को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली खास बात। दूसरी खास बात, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है।
मतलब कि इसको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की वजह से, है ना? तो हुक वॉर्म का ये फंक्शन होता है और ये इसका नेक वाला पार्ट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि ग्लॉटिड्स क्या होते हैं। तो प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं इस तरह के सेगमेंट्स को, इनके सेगमेंट्स को प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। इसका प्रोग्लॉटिड बाहर गिरता है। देखिए ये इमैच्योर प्रोग्लॉटिड है, नए प्रोग्लॉटिड यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्लॉटिड्स बनते जाएंगे। और ये क्या है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं। ये जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये दे ब्रेक, और इसके ब्रेक होने से दे रीजनरेट एज न्यू टेपवर्म। तो नए टेपवर्म की तरह अपने आप को रीजनरेट करने में कैपेबल होते हैं। तो इसलिए ये धीरे-धीरे क्या होता है, इसी तरह से एक्चुअली ये फैलते हैं। चलिए भाई नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इसके मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो पैरासाइट ही हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइट, बट सम आर फ्री लिविंग। They are mostly parasite, but some are free living. Next, Sir, some are free living. फ्री लिविंग तो कुछ तो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मली फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर-उधर, है ना? वो पैरासिटिक नहीं होते हैं। तो उनका जो न्यूट्रिशन होता है दैट में बी होलोब्लास्टिक या दूसरा एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिशन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी में बी डॉर्सो वेंट्रली, समझ में आया? डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग होगा। बॉडी में बी डॉर्सो वेंट्रली एंड विदाउट ट्रू सेगमेंट। तो मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो होगा, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होगा। इसलिए इनको हम प्रोग्लॉटिड्स कह रहे हैं। हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। बॉडी इज डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड एंड विदाउट ट्रू सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। इसका पॉइंट भी है और नोट करके, नीट का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। यहीं से आप, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक एवोल्यूशन में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल स्टार्ट हो जाते हैं। तो नोट करेंगे, दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। They are the first triploblastic animal. That is, they contain ectoderm, mesoderm and endoderm. They contain ectoderm, mesoderm and endoderm. Next point, level of organization. इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, नोट करेंगे। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले देखिए टिश्यू लेवल था, इसको भी अंडरलाइन करिए। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सर फिर से बोलिए। दे हैव लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, flatworms are एसिलोमेट। अंडरलाइन करेंगे, सिलोम नहीं पाई जाती इनमें। फ्लैटवर्म्स आर एसिलोमेट।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट, जैसे कि फ्लैट फॉर्म में नहीं पाई जाती है, टाइप फॉर्म में नहीं पाई जाती, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट is incomplete, that is without anus, माउथ तो पाया जाएगा लेकिन एनस नहीं होगा, दैट इज विदाउट एनस। नीचे नोट करके लिखो, टेपवॉर्म, टेपवॉर्म is tapeworm, tapeworm do not have digestive tract. Tapeworm do not have digestive tract. नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी तरह का स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो नोट करेंगे स्केलेटल, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी and respiratory system absent. Gaseous exchange takes place through, gaseous exchange takes place through nervous system, sorry, body surface. Gaseous exchange takes place through body surface. एक क्वेश्चन या तो मैच द फॉलोइंग में आता है या कई बार फ्रीक्वेंटली इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि इनमें जितने सारे फाइलम है उनमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा पाया जाता है या एक्सक्रीटरी सेल्स कौन सी पाई जाती है। कई बार इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ऐसे एनिमल क्लासिफिकेशन से, और कई बार इंडिविजुअली पूछा जाता है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो नोट करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ flame cell. Excretory system consists of flame cells which help in excretion and ammonia is chief excretory product. Next, nervous system. Nervous system. It is ladder-like. It is ladder-like. ऐसे होता है कि एक रिंग सी पाई जाती है, जैसे मैं आपको कॉकरोच पढ़ा रहा था, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था आपको। एक रिंग सी पाई जाती है, रिंग में पीछे की तरफ और आगे की तरफ ये गैंग्लिया निकले होते हैं और इस तरह से इसमें लैडर लाइक सिस्टम पाया जाता है। तो न्यूरॉन्स यही इसका नर्वस सिस्टम, तो नोट करेंगे, नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, इट कंसिस्ट ऑफ brain and two longitudinal nerve cord. ब्रेन को अंडरलाइन कर लो, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं। नेक्स्ट,
reproduction is generally sexual the organisms are hermaphrodite Next point, asexual reproduction takes place through transverse binary fission, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये नई बनती है और ब्रेक हो करके बाहर निकलती रहती है स्टूल के थ्रू, और ये बाहर फैलती रहती है और नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिखिए, दे हैव वेल डेवलप्ड रिजनरेशन पावर, दे हैव वेल डेवलप्ड रिजनरेशन पावर। इनमें जो रिजनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है रिजनरेट करने की। ठीक है, इसका एक मेंबर है जैसे कि प्लेनेरिया प्लेनेरिया है क्या? हाँ है, रुको मैं दिखाता हूँ प्लेनेरिया कैसा होता है। देखो प्लेनेरिया ऐसा दिखने वाला होता है, ये भी फ्लैट है, देखो डॉर्सल सरफेस ऐसी है, वेंट्रल सरफेस ऐसी है, डॉर्सी वेंट्रल इसका माउथ है ना, और ये फेरेंक्स वाला पार्ट है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें देखिए में मौजूद है, मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, ये गैंग्लिया मौजूद है, और ये आगे इसका ब्रेन वाला हो गया, ये आई स्पॉट्स हो गई, और पीछे की तरफ ये नर्व कॉर्ड दौड़ रही है ना, ये नीचे की तरफ देखिए वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इसको कई सारे, अगर आप प्लेनेरिया को कई सारे पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, हम इसे 4 पार्ट में ट्रांसवर्स ऐसे काट देते हैं, तो 4 नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? इस तरह से नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? तो ये इसकी रिजनरेशन पावर होती है, इतनी ज़्यादा रिजनरेशन पावर होती है कि 4 हिस्से में काट दिया जाए तो 4 नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्लेनेरिया इसका एक और एग्जांपल है, ये फ्री लिविंग होता है प्लेनेरिया, ये पैरासाइट नहीं है। प्लेनेरिया इज़ फ्री लिविंग। और एक और एग्जांपल आप देख समझ लीजिए, मैं यहीं पे बना ही देता हूँ। ये प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है। इसमें एनस होते हैं, नहीं एनस नहीं होते, मैंने लिखवाया था आपको ना कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो इनकम्प्लीट होगा, वरना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। तो ये हो गया आपका प्लेनेरिया। ये फ्री लिविंग होता है। एक और पैरासाइट होता है, वो इस तरह का दिखाई देता है। ये 3 एग्जांपल इसके आप याद रखिएगा। इसमें भी यहाँ पे शक्कर पाया जाता है और ये हुक्स पाए जाते हैं। एनिमल्स के लिवर में जाकर के पैरासाइट होता है, एनिमल के लिवर में चिपक जाता है, इसको हम लोग लिवर फ्लूक कहते हैं। ये ओरल और एंटीरियर शक्कर है, ये हुक होता है, ये लीव्स की तरह होता है, और ये वेंट्रल शक्कर। यहाँ पे इसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है। हाँ, इसी को फैसियोला बोलते हैं, फैसियोला हेपेटिका ही होते हैं। इसको बोलते हैं फैसियोला हेपेटिका, ये फैसियोला है। नॉर्मली फैसियोला ही बोल देते हैं, लिवर फ्लूक बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फैसियोला। फैसियोला
और ये आपका प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, इसे प्लेनेरिया ही हम लोग बोलते हैं। और टेप फॉर्म जो होता है, नोट कर लिया होगा, टेप फॉर्म को हम लोग टीनिया सोलियम बोलते हैं, टीनिया सोलियम, ठीक है। तो ये बताना थोड़ा-सा ज़रूरी है कि टेप वर्म को हम लोग टीनिया सोलियम कहते हैं। और टीनिया सोलियम की खास बात क्या होती है कि जो लोग पूर्क खाते हैं, उन्हीं को होने की संभावना होती है। जो लोग पूर्क हाफ कुक्ड होता है ना? कंप्लीटली कुक्ड पोर्क नहीं होता, उसके अंदर इसके प्रोग्लॉटिड्स रह जाते हैं। और इसमें जो पिग है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट है। ये इसका सेकेंडरी होस्ट है और ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है। ये चीज़ भी लिख लीजिए। सिर्फ मैं टीनिया सोडियम की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन प्राइमरी होस्ट होते हैं। ठीक है? ये इसी के थ्रू बॉडी में जाता है। टीनिया सोडियम, फैसियोला हेपेटिका, ये हो गया। प्लेनेरिया को प्लेनेरिया ही कहते हैं। ये इसके मेजर एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट वाला जो फाइलम होगा वो फाइलम, तो फाइलम 3 था हमारा टीनोफोरा। फाइलम 4 हमारा था ये कौन सा था, टीनोफोरा पढ़ा है मैंने। और ये प्लैटिहेल्मिन्थस, और उसके बाद फाइलम 5 आते हैं। तो फिफ्थ फाइलम जो हमारा है दैट इज एस्केरिस, है ना? इसमें एस्केरिस आते हैं, राउंड वॉर्म को। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, इसीलिए इसको हम लोग एस्केलमेंथिस करते हैं। पहले हम लोग इसको निमेटोडा कहा करते थे, तो पहले हम लोग बोलते थे निमेटोडा, लेकिन आजकल हम लोग इसको बोलते हैं एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस, या इसी को हम लोग निमेटोहेल्मिन्थिस बोलते हैं। एस्केलमेंथिस, निमेटोहेल्मिन्थिस, पहले हम इसको निमेटोडा बोला करते थे। और इसको हम कहते हैं फाइलम ऑफ राउंड वॉर्म, क्योंकि जितने भी वॉर्म्स इस फैमिली में आते हैं, मैक्सिमम वॉर्म्स है और उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, तो इसीलिए हम उनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो ये पहले वाले को जैसे हमने बोला फाइलम ऑफ फ्लैट वॉर्म, उसको हम फाइलम ऑफ राउंड वॉर्म बोलते हैं। देखो, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस जो आपका होता है ना? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी पाया जाता है, ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ये आपका फीमेल है, फीमेल हमेशा बड़ी होती है, तो फीमेल ऐसे लार्जर साइज की होती है। और ये मेल है, मेल हुक शेप्ड होता है, दोनों ही व्हाइट कलर के वॉर्म होते हैं। ठीक है? ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। जब इनके नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये धीरे 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 क्या होता है, लंग्स में पहुंच जाते हैं। और लंग्स में पहुंच करके, लंग्स में पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, दोबारा से कफ के थ्रू ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। ये उस टाइम की बात है जब ये आपसे कोई लाइफ साइकिल पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है? तो आप देखिए, हैज लार्वा एंटर टू इनटू सर्कुलेशन एंड माइग्रेट टू द लंग्स, और लंग्स में माइग्रेट होने के बाद ये दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम में वापस। अब देखिए क्या होता है कि ये कैसे एंटर करते हैं। लार्वा कफ्ड अप एंड swallowed एंड रे एंटर इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि कफिंग होती है और कफिंग के थ्रू फिर कफ वो वापस चला जाता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लंग्स में जाने के बाद लंग्स से दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। स्टूल के थ्रू दो तरह के एग्स निकलते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग, दूसरे अनफर्टिलाइज्ड एग, है ना?
अब ये क्या होगा, अनफर्टिलाइज एग होते हैं, ये तो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि इनसे तो दोबारा लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या है कि ये फर्टिलाइज एक डिवाइड, इनके अंदर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है और बहुत सारे छोटे-छोटे एगलेट्स का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो बाहर हैच होने के बाद बाहर निकलते हैं और ये जो एम्ब्रियो के अंदर लार्वा पाया जाता है और ये आउटर जो शेल होती है फट जाती है और लार्वा फिर से बॉडी में रीएंटर कर जाता है। ठीक है? नॉर्मली ये ह्यूमन एडल्ट में नहीं होता है। नॉर्मली ये 14 ईयर तक के चिल्ड्रन में होता है। ठीक है? So this is the life cycle of this one, Ascaris lumbricoides, है ना? और इस डिजीज को हम लोग एस्कैरियोसिस बोलते हैं। इट इज वेरी प्रिवेलेंट काइंड ऑफ डिजीज इन इंडिया, एस्कैरियोसिस। तो पेट में जो छोटे-छोटे बच्चों के कीड़े हो जाते हैं वो यही है, एस्कैरियोसिस। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फ्री में मेडिसिन भी देती है। व्हाई नॉट इन एडल्ट? एडल्ट के हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो इसको सर्वाइव नहीं करने देते। एडल्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्वाइव नहीं हो पाता। ओके, चलिए नोट करिए। Many roundworms lives as parasite. Many roundworm lives as parasite in plant and animal. In plant and animal. Next point. Roundworms are also free living. Also free living and occur in fresh water, sea water and soil. Occur in fresh water, sea water and soil. Next point. The body is next one. The body is circular in cross section and the body is circular in cross section. The body is circular in cross section and unsegmented. अब देखो इनमें क्या होता है, इनकी जो बाहर एक्सटर्नल जो लेयर होती है, तो बॉडी के सरफेस में ये इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी हो गई। तो बॉडी की सिलेंड्रिकल सरफेस में ऊपर की तरफ एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, है ना? तो ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये सेल की नहीं बनी होती है और ये सेल की नहीं बनी होती और ऊपर से नॉन लिविंग होती है ना? और ये रेजिस्टेंट होती है, इसको बचाने का काम करती है, प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन होता है। नोट करेंगे। द बॉडी वॉल हैव आउटर नॉन लिविंग resistant cuticle. Resistant cuticle. Next point. Digestive tract is complete. Next. They are
pseudocoelomate, they are pseudocoelomate। तो इनकी बॉडी जो होती है वो pseudocoelomic होती है, ठीक है। एंड coelom is filled with body fluid। Next point, excretory system consists of, मैंने आपको बताया था, फिर से आप एक्सक्रीटरी सिस्टम आप काउंट कीजिएगा किसी से। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सेल। तो यहां पर ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सेल। नेक्स्ट पॉइंट, skeletal, circulatory, and respiratory system, skeletal, circulatory and respiratory system absent। अभी इसमें भी तीनों सिस्टम डेवलप नहीं हुए, इसके पहले भी तीनों सिस्टम डेवलप नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट, द gaseous exchange in aerobic respiration, the gaseous exchange in aerobic respiration, मतलब कुछ एनारोब्स हैं उनको तो गैसेस एक्सचेंज चाहिए नहीं, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको तो गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो गैसेस एक्सचेंज इन एरोबिक रेस्पिरेशन takes place through body surface। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए फेरेंक्स के पास में एक रिंग जैसा पाया जाता है और उसी में आगे की तरफ न्यूरॉन्स वही गैंग्लिया और पीछे की तरफ गैंग्लिया, वैसे ही नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो ये जो रिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर्कोफेरेंगल गिल रिंग। सर्कमफेरेंगल गिल, सर्कमफेरेंगल फेरेंगियल, सर्कम HARYNGEL फेरेंगियल रिंग, है ना। तो सर्कम ये ब्रेन की तरह ही फंक्शन करती है। तो नोट करेंगे, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a circumferential ring, the body system is consist of circumferential ring that gives rise nerves forward and backward, that gives rise nerves forward and backward। Next point, it is dioecious, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, दैट इज sexes are separate। तो मेल फीमेल पार्टनर अलग होंगे, मतलब डायोसियस है। दूसरा क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली दोनों अलग होते हैं। तो नोट करेंगे, दिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मॉर्फोलॉजिकली दो अलग अलग तरह के, तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दैट इज often
female is longer than male. अब हम लोग जिसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड है ना? एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स। ये जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है ना? और हमें एस्केरियोसिस कॉज करता है, ठीक है? और इसकी जो लाइफ स्पान होता है 1 to 2 ईयर तक ये स्टमक में रह सकता है। ये इसकी लाइफ स्पान है ना? तो ये इसका लाइफ स्पान होता है। ह्यूमन बीइंग में कॉमन, चिल्ड्रन में कॉमन होता है, कॉमन इन चिल्ड्रन, ठीक है? बच्चों में कॉमन होता है, राइट? और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। हाँ, एक और चीज, इसका एक और मेंबर है, इसके भी एक दो कुछ एग्जांपल हैं, वो आप याद रखिएगा। एक तो एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइटिस, वो तो हमने पूरा इसका लाइफ साइकिल डिस्कस कर लिया। और दूसरा है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुचरेरिया, है ना? तो वुचरेरिया जो होता है, दिस इज फाइलेरिया वॉर्म। इसको हम फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं, है ना? तो एक्चुअली पूरा नाम इसका वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। नॉर्मली ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है पैरासाइट है, और ये ह्यूमन की लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। तो दिस इज फाउंड इन लिम्फ नोड ऑफ ह्यूमन। आपने देखा होगा किसी किसी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, लोअर लिम्स बहुत मोटे हो जाते हैं, और ये जिसकी वजह से लिम्फ इकट्ठा हो जाता है पैरों में और पैर बहुत मोटा हो जाता है, और इस डिजीज को हम लोग एलिफेंटियोसिस बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। एलिफेंटियोसिस कॉज करता है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, है ना? और इसी एलिफेंटियोसिस को ही हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं, इस डिजीज को। तो फाइलेरिया या एलिफेंटियोसिस कॉज करने वाला वॉर्म है वो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, और वो राउंड वॉर्म की फैमिली का मेंबर है, मतलब एस्केलमेंथ्रीज का मेंबर है। इतना आप जरूर याद रखिए।